हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की नीड क्या है। तो देखो, अपनी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। और इन सारे सिस्टम से सेल के बीच में कुछ सर्टेन सब्सटेंसेज का एक्सचेंज होता है। मतलब कुछ सब्सटेंसेज यहां से सेल की तरफ जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेज सेल से इन सिस्टम की तरफ आता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सेल की तरफ जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन जो होगी वो सेल की तरफ जाएगी, जबकि बदले में जो CO2 प्रोड्यूस होगी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ जाएगी। वेस्ट जो सेल में बनते हैं वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के पास भेजे जाएंगे कि आप बॉडी के बाहर निकाल दीजिए। एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन रिलीज करता है वो कंट्रोल करने के लिए सेल की तरफ जाएगा। तो अपनी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम की नीड है जो क्या करे, इन सब्सटेंसेज को सेल की तरफ या सेल से दूर लेकर जाए। बोले तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड है। तो देयर इज अ नीड ऑफ एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंस टू सेल, मतलब सेल की तरफ, एंड फ्रॉम सेल, मतलब सेल से दूर ले जाने के लिए। और इट इज डन बाय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ये किससे किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से किया जाएगा। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग तरीके देखते हैं। जैसे दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है मेनली। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो अपने सराउंडिंग में जो वाटर है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं और फिर बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। तो जब वो बॉडी के अंदर मूव करेगा तो उससे क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो सर्क्यूलेट सराउंडिंग वाटर टू बॉडी कैविटी एंड बाय दिस मेथड दे एक्सचेंज सब्सटेंस। जैसे आपको याद हो तो स्पंज जो अपने पॉरीफेरा किया था उसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता था, उसमें वाटर अंदर आता था और फिर वो जो बीच की कैविटी थी उससे होता हुआ वापस चला जाता था। तो इस रास्ते में जो जो भी सब्सटेंस का एक्सचेंज करना होता था वो वाटर के थ्रू हो जाता था। तो वहां पर वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन मोड हो जाता था। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो सराउंडिंग में जो वाटर होता है उसको सर्कुलेट करते हैं। ऐसा कौन कौन करते हैं? स्पॉन्ज करते हैं, सिलेंट्रेट्स करते हैं। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी में एक फ्लूइड बनाते हैं और उस फ्लूइड को सर्कुलेट कर कर क्या करते हैं, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो यूज स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड टू सर्कुलेट सब्सटेंस एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज। मतलब किसी भी चीज का एक्सचेंज हो सकता है। और ये जो स्पेशल फ्लूइड है वो ह्यूमन और हायर ऑर्गेनिज्म के केस में दो हो सकता है, ब्लड और लिम्फ। मतलब दो तरीके हो गए ट्रांसपोर्टेशन को। एक तो सराउंडिंग में जो वाटर है उसको सर्कुलेट करो, या फिर एक तरीका क्या है, बॉडी के अंदर एक स्पेशल फ्लूइड बनाओ और उसको सर्कुलेट करो, जैसे कि ब्लड और लिम्फ होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अपनी बॉडी के रेस्पेक्ट में अपन को इस चैप्टर को समझना है। बोले तो ह्यूमन के हिसाब से अपन इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे काम करता है, ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है। ठीक है, और आज के वीडियो में अपन ब्लड के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ह्यूमन सर्कुलेशन में तीन चीजों की नीड होती है। एक सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो कि अभी अपन ने देखा कि वो ब्लड या लिम्फ हो सकता है। दूसरा एक पंपिंग ऑर्गन, जो कि क्या करे, सर्कुलेटरी फ्लूइड को पंप करे, जो कि अपने केस में हार्ट होता है। और एक कुछ पाइप्स चाहिए होंगे जिसके अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा। और वो अपने केस में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आज के वीडियो में अपन ब्लड को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक सेल है या टिश्यू है या ऑर्गन है? तो आंसर है कि ब्लड एक तरह के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है। अब कैसे टिश्यू होते हैं? टिश्यू भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? ऐसे टिश्यू जो और बाकी के टिश्यू को कनेक्ट करने का काम, उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का या फिर उन्हें सपोर्ट करने का काम करता है। तो ब्लड एक कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो टिश्यू है ये लिक्विड फॉर्म में, इसलिए ये कैसा है, लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देखो, एक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके अंदर सेल्स होती है, मैट्रिक्स होती है, और उसकी मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं। और फाइबर्स की वजह से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं। जैसे अपनी बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू, और ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन ब्लड के केस में जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, फ्लूइड होती है।
उसमें इनसॉल्युबल फाइबर्स नहीं होते। इनसॉल्युबल फाइबर बनते हैं क्लॉट बनते समय, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। और जो फाइबर थोड़े बहुत होते हैं भी, वो भी किस फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन होता है, वो भी सॉल्युबल फॉर्म में होता है। और इस वजह से ब्लड की जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड होती है, और लिक्विड होने की वजह से ब्लड जो है ओवरऑल लिक्विड है। यही वजह है कि ब्लड कैसा टिश्यू है, लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। हिमेटो, देखो दो वर्ड से मिलकर बना है। हिम जो वर्ड है वो बेसिकली ब्लड के लिए यूज कर रहे हैं अपन, और लॉजी का मतलब आपको पता है टू स्टडी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हीमोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस, मतलब ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट का फॉर्मेशन होना। अब ये होता कहां पर है, तो जब अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो सबसे पहले जो ब्लड फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती है वो करती है यॉर्क सेक। उसके बाद में लीवर, फिर स्प्लीन, और फाइनली कौन करती है, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है, बोन के अंदर का जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं बोन मैरो। इन्फेंट्स जो होते हैं उनके अंदर बोन मैरो करती है, और बेसिकली मतलब बॉडी की जितनी भी बोन होती है सारी बोन का बोन मैरो जो होता है वो क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे अपन एडल्ट होते हैं, इसको समझो, देखो जैसे कि ये एक बोन बना देता हूं मैं, ठीक है, इसे मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा। तो स्टार्टिंग में क्या होती है, अपनी बोन के अंदर का जो बोन मैरो होता है, हर बोन मैरो के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ब्लड बना सकती है। लेकिन धीरे धीरे ये एबिलिटी सिर्फ टिप वाले बोन मैरो के पास रहती है, और उसे अपन कहेंगे रेड बोन मैरो। और जो बीच में ये एबिलिटी खो देगा उसे कहेंगे येलो बोन मैरो। और सिर्फ रेड बोन मैरो जो है वो क्या बना सकता है, ब्लड बना सकता है। तो स्टार्टिंग में तो सारा रेड बोन मैरो ही होता है, तो इसलिए अपन ने क्या लिखा, बोन मैरो ऑफ ऑल बोन। लेकिन बाद में ये बोन मैरो जो होता है सिर्फ लॉन्ग बोन का, और वो भी सिर्फ टिप वाले पार्ट पे जो रेड बोन मैरो होता है, सिर्फ वो ब्लड बनाता है। तो सबसे पहले ब्लड फॉर्मेशन का काम किसने किया, यॉर्कसेक ने, फिर लीवर ने, स्प्लीन ने, लेकिन ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाद में कौन बनाता है ब्लड, बोन मैरो। और एडल्ट होने के बाद, एक बड़ी एज के बाद, वो बोन मैरो भी सिर्फ लॉन्ग बोन का, ठीक है, जो लंबी लंबी बॉन्स जो होती है उनके टिप पे जो होता है वो सिर्फ ब्लड बनाता है। अब आता है कि ब्लड एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल। तो ब्लड जो होता है वो स्लाइटली एल्केलाइन होता है। 7.4 आप सब जानते हैं, 7 से ऊपर जब अपनी पीएच होती है तो अपन कैसा होता है, एल्केलाइन या बेसिक होता है। तो स्लाइटली एल्केलाइन होती है। अब अपन देखते हैं कि एक ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, और ये देखने के लिए अपन को क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड निकाल के उसे एक टेस्ट ट्यूब में फिल करके उसे सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए, उसे जोर जोर से रोटेट करवाना चाहिए। जब ऐसा कराते हैं तो अपन देखते हैं कि ह्यूमन ब्लड के केस में ऐसे 3 लेयर बन जाती है। सबसे नीचे एक लेयर, फिर बीच में एक लेयर, और सबसे ऊपर एक लेयर। जो सबसे नीचे जो लेयर बनती है वो बनती है आरबीसी की। किसकी बनती है, आरबीसी की। उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनेगी जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बनेगी, और सबसे ऊपर एक येलोइश लिक्विड होगा जिसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। तो बेसिकली अपन समझ चुके हैं कि ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा और ये एक नीचे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, जिसे अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसे अपन ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 55% जो ब्लड का होती है वो प्लाज्मा बनाती है, और 45% ये तीनों सेल्स मिलकर बनाती है। तो जब अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये भी आप याद रखना, सबसे ऊपर क्या आता है, प्लाज्मा, उसके नीचे क्या आता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और सबसे नीचे क्या होती है, आरबीसी होती है। ठीक है, अब ये डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी को कलेक्टिवली अपन फॉर्म्ड एलिमेंट कह सकते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स कह सकते हैं, और एक टर्म यूज करते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। अगर आपको पूछे पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है किसका, इन ब्लड कॉर्पस्कल्स का, या फॉर्म्ड एलिमेंट का जो वॉल्यूम होता है उसे कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है। तो मेल के केस में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, और फीमेल के केस में 4 to 5 लीटर होता है। और अगर बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। ठीक है, तो ये ब्लड के बारे में अपने जनरल क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। अब अपन को एक एक करके पहले प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर इन तीनों सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो है वो बेसिकली ब्लड का फ्लूइड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है, जो ब्लड का 55% पार्ट बनाती है। इट इज येलो एल्केलाइन फ्लूइड, ये येलो कलर का एल्केलाइन फ्लूइड होती है। और इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है,
और इसके अलावा अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, एक एक करके अपन सब समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है वाटर। करीब 90 to 92% जो होता है वो वाटर बनाता है। उसके बाद ब्लड के अंदर होता है प्रोटीन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। ब्लड के अंदर 3 तरह के प्रोटीन होते हैं जिन्हें प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ये प्लाज्मा के अंदर ही प्रोटीन पढ़ रहे हैं अपन, तो इन्हें प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे। और 3 तरह के मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। अब एल्बुमिन जो होता है वो मोस्ट एविडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन होता है, तो कौन सा होता है? एल्बुमिन। अगर आपको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो अभी कौन सा है? एल्बुमिन। और ये क्या काम करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है, मतलब ब्लड के अंदर वाटर की अमाउंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसकी वजह से वाटर जरूरत से ज्यादा क्या होगा? सराउंडिंग में लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बना रहेगा। ठीक है, तो एल्बुमिन का क्या अपना फंक्शन है? मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। इसके लिए अपन एक BCOP वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। वो मेंटेन करने का काम कौन करता है? एल्बुमिन। फिर है ग्लोब्यूलिन। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ग्लोब्यूलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है और एंटीबॉडी बनाती है। अब इस चीज को अपन समझते हैं। जो अपनी बॉडी में ग्लोब्यूलिन होता है वो 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। जो गामा ग्लोब्यूलिन होती है वो एंटीबॉडी बनाती है। आपने सुना होगा एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। अब इम्यूनो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। और ग्लोब्यूलिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो वो कौन से ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। अब इसके अलावा 2 जो और होते हैं, अल्फा और बीटा, ये क्या करते हैं? ये मेटल आयन का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, फिर है अपने फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होता है वो लीस्ट एविडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है और लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है। जनरली ये सॉल्युबल फॉर्म में क्या करता है? मूव करता है, और ये एक इनएक्टिव फॉर्म है। ये बाद में एक्टिव फॉर्म फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, जो कि इनसॉल्युबल होगी प्लाज्मा में। ठीक है, और ये जो है वो ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन के लिए क्या होती है? जरूरी। अब ये कैसे काम करती है वो अपन ब्लड क्लॉट वाले टॉपिक में देखेंगे। एक अगर आपको पूछे कि प्लाज्मा में क्लोटिंग प्रोटीन कौन सी होती है, तो सिर्फ एक फाइब्रिनोजन ही नहीं होती, एक और होती है जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और बेसिकली ये एक तरह की अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। अब अदर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन भी एक तरह का क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो प्रोटीन के अलावा और कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं? तो जो अपन ने फूड कंज्यूम किया था उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ आ गए? ब्लड में। तो बेसिकली ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, ये सब किसमें है? ब्लड में। इसके अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन जो होते हैं वो भी ब्लड में आते हैं, और ब्लड में किस में आते हैं? प्लाज्मा में। इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो हार्मोन होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड तो करता है, लेकिन ब्लड में कौन करता है? प्लाज्मा करती है। एंजाइम भी इसमें होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, जो एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। अब अगेन अदर क्यों लिखा? क्योंकि वाटर भी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है। तो और कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं? एक तो आयंस होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं, Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl-, H3O-, HPO4- एटसेट्रा आयन। और रेस्पिरेटरी गैसेज O2 और CO2 जो होती है वो कुछ अमाउंट में प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो वो जो होता है वो भी कहां पर होता है? प्लाज्मा के अंदर होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर आपको पूछे कि मोस्ट एब्यूडेंट कैटायन कौन सा है प्लाज्मा के अंदर, तो कौन सा होता है? Na+। तो आप एक बार इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और इन सारे क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, किसका क्या फंक्शन है, कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। एक देखो, अपनी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है और इसे अच्छे से नोट करना और इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। जब ब्लड का क्लॉट समझेंगे कि ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, अगर आप में से किसी को यही नहीं समझ में आ रहा ब्लड क्लॉट क्या होता है, तो जब कभी अपनी इंजरी होती है
तो वहां से जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट करती है तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, ब्लड ऐसे हार्ड सा ड्राई सा होकर रुक जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लड क्लॉट बनना। तो वो ब्लड क्लॉट कैसे बनेगा वो अपन समझेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन उसको ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बहुत सारे फैक्टर चाहिए होते हैं। वो सारे फैक्टर होते कहां पर है, सारे के सारे वो प्लाज्मा में होते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मतलब जनरली जब वो प्लाज्मा के अंदर होते हैं तो अपना काम नहीं करते, वो एक्टिव फॉर्म में तब होंगे जब कहीं पर इंजरी वगैरह हो जाएगी। अगर मैं प्लाज्मा से इन क्लॉटिंग फैक्टर को हटा लूं तो जो पीछे लिक्विड बचेगा उसे क्या कहेंगे, सीरम। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहलाती है, सीरम कहलाती है। देखो ब्लड में से कॉर्पस्कल्स निकाल ले तो पीछे जो बचता है वो प्लाज्मा कहलाता है, और उस प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर भी होता है। अगर वो क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिए जाए तो जो पीछे बचता है उसको अपन क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपने फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब बेसिकली अपन को ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल के बारे में स्टडी करना है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट। तो एक एक करके अपन इन तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसको, इरिथ्रोसाइट को। इरिथ्रो मतलब रेड और साइट का मतलब सेल। तो बेसिकली ये कौन सी है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसे आरबीसी कहते हैं। मोस्ट एविडेंट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है। मतलब इन तीनों में, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सी होती है तो इरिथ्रोसाइट या आरबीसी होती है। और यही वजह ब्लड का कलर भी वैसे ही होता है जैसा कि आरबीसी का है, रेड कलर। ठीक है, तो मोस्ट एविडेंट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है और इसके अमाउंट जो होता है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, अगर इरिथ्रोसाइट के नंबर बढ़ जाए या इरिथ्रोसाइट के नंबर घट जाए तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इससे कम ज्यादा अगर होता है तो उसे कहेंगे क्या। तो देखो, जो अगर नंबर बढ़ जाएंगे तो इसे कहेंगे पॉलीसाइथेमिया, या फिर इसे कह सकते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। क्या कह सकते हैं, इरिथ्रोसाइटोसिस। और अगर नंबर घट जाएंगे तो इरिथ्रोपीनिया, या फिर अपन आम भाषा में उसे एनीमिया भी कह सकते हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कम ज्यादा होने पर क्या कहलाती है उसे मैं अभी आगे एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीसी आर फॉर्म्ड। आरबीसी जो फॉर्म होती है बोले तो जैसे ब्लड फॉर्मेशन को अपन ने कहा था हीमोपोइसिस, तो आरबीसी फॉर्मेशन को कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो क्यों कहा, क्योंकि आरबीसी है, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। वो कहां होता है, रेड बोन मैरो में। सारी ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में ही बनती है, कोई भी ब्लड सेल्स येलो बोन मैरो नहीं बनाता। सारी की सारी कौन बनाता है, रेड बोन मैरो ही बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब। ठीक है, मैच्योर आरबीसी जो होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव शेप कैसा होता है, जैसे एक डिस्क समझिए, ऊपर भी डिप्रेशन नीचे भी डिप्रेशन, दोनों तरफ से ऐसे डिप्रेशन हो जाएगा, तो बाइकॉन्केव होती है। कॉन्केव, कॉन्केव का वर्ड आप समझते हो, केव का मतलब केव होती है और दोनों तरफ केव होती है, इसलिए बाइकॉन्केव शेप की होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड, देखो इसके लिए एक वर्ड यूज करता है ई न्यूक्लिएटेड। ऐसा इसलिए करते हैं जब आरबीसी यंग होती है, मतलब इमेच्योर होती है, तो उसमें न्यूक्लियस होता है, बाद में उसका न्यूक्लियस निकल जाता है, तो पीछे जो बचता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। क्योंकि न्यूक्लियस निकल गया इसलिए ई न्यूक्लिएटेड वर्ड भी इस्तेमाल में करते हैं। अब जो इमेच्योर आरबीसी है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होगा, उसको मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए। तो एक तो चाहिए होता है विटामिन B12, एक चाहिए होता है फॉलिक एसिड और एक चाहिए होता है आयरन। अगर किसी पर्सन में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसकी आरबीसी जो है इमेच्योर ही रहेगी, वो मैच्योर नहीं हो पाएगी, और इसे भी एनीमिया कहते हैं। और कौन सा एनीमिया होता है, पर्नीसियस एनीमिया। क्या होता है, पर्नीसियस एनीमिया। तो विटामिन B12 जो है वो इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट, मैच्योर आरबीसी डजंट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो आपको देख मिलता है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 स्टेप पे होता है। मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, उसमें पहले ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर पायरुविक एसिड का आगे जो आता है क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि जो पायरुविक एसिड तक का कन्वर्जन जो ग्लाइकोलाइसिस था वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। दोनों ही स्टेप में क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है।
तो क्योंकि आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसलिए वो क्रेब्स साइकिल नहीं चला सकती। उसमें एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किससे आएगी, ग्लाइकोलाइसिस से ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आरबीसी आर रेड कलर। अब आरबीसी रेड कलर क्यों है, क्योंकि इसमें एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, अभी अपन समझते हैं। अभी के लिए आप ये याद रखो कि रेड कलर जो आरबीसी का होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी होती है रेड कलर की, और ब्लड भी कैसा होता है, रेड कलर का। हीमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल होता है, तो कौन सा होता है, आयरन होता है, Fe+2 के फॉर्म में होता है। अभी मैं वो भी लिखवा दूंगा। अगर पर 100 ml देखा जाए तो कितना हीमोग्लोबिन हेल्दी पर्सन में होता है, 12 to 16 ग्राम होता है। फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, मेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है। लाइफ साइकिल कितनी होती है आरबीसी की, आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है 120 डेज। मतलब आज अपनी बॉडी में किसी ना किसी आरबीसी का 120th डे होगा और वो डेड हो जाएगी। ठीक है, एक साथ सारी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी करके होती रहती है। तो लाइफ साइकिल क्या होता है, 120 डेज। 120 डेज तक आरबीसी सर्वाइव करती है। इसके बाद इसका क्या होता है वो भी अभी अपन समझते हैं। फिर अपन देखते हैं कि फंक्शन आरबीसी करती क्या है। तो आरबीसी बेसिकली अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। देखो जब अपन छोटी क्लास में होते हैं तो अपन को ऐसे लिखाते हैं कि आरबीसी जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं। आरबीसी ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करती है और CO2 को भी करती है, मेनली वो ऑक्सीजन को करती है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है वो किसके फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब CO2 ट्रांसपोर्टेशन भी वो दो तरीके से करती है। एक तो वो क्या करती है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है। एक CO2 जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए मेजर जो तरीका होता है वो होता है बाइकार्बोनेट आयन बनाना। और वो बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी किसमें होता है, आरबीसी के अंदर होता है। मतलब CO2 ट्रांसपोर्टेशन में भी आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आरबीसी जो होती है CO2 ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। तो बेसिकली आरबीसी क्या कर रही है, गैस ट्रांसपोर्टेशन करवा रही है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर इस आरबीसी में अपना एक और टॉपिक रखा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी। और जब आरबीसी पुरानी हो जाती है, मतलब 120 डेज हो जाते हैं, उसके बाद उस आरबीसी का क्या होगा उसे अपन समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेते हैं, हीमोग्लोबिन एंड इट्स डिग्रेडेशन। और वैसे ये सारी चीजें अपनी बुक में कहीं ना कहीं दे रखी है, तो आप अच्छे से समझिएगा, ऐसा मत समझिए कि ये नहीं करनी। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है। अगर आपको पूछे कि अपनी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, तो वो हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में गैस ट्रांसपोर्टेशन करता है और अपने ब्लड को पिगमेंट बोले तो कलर भी देता है, इसलिए इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम जो है वो बेसिकली पिगमेंटेड पार्ट है, ग्लोबिन जो बेसिकली प्रोटीन पोर्शन है। इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, Fe+2 Fe+3 के फॉर्म में होता है। तो यहां किस फॉर्म में होता है, यहां Fe+2 के फॉर्म में होता है। और सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है हीमोग्लोबिन का, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब इसको समझाता हूं। देखो जो प्रोटीन जो होती है वो एमिनो एसिड से बनती है। किससे बनती है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड ऐसे जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो देखो प्रोटीन जो होता है वो एक लेवल में नहीं बनता, पहले एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड जुड़कर प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन का। फिर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कॉइलिंग होती है, उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और कॉइलिंग होकर टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। और कभी कभी क्या होता है, एक क्वाटनरी स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें एक से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर मिलकर फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन के केस में ऐसा ही होता है। हीमोग्लोबिन के केस पे 4 टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं, बोले तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कलेक्टिवली टर्सरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन बनाती है। तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जब एमिनो एसिड और एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अगर 2 बार बनेगा तो डाइपेप्टाइड, 2 से ज्यादा बार बन जाएगा तो पॉलीपेप्टाइड। तो जो एमिनो एसिड की पूरी चेन होगी उसे अपन पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं। और एक सिंगल जो मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का, वो 4 ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। नेक्स्ट है अपने डिग्रेडेशन। अब आरबीसी जो होती है अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, वो कहां डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में होती है। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं अपन। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं।
हाँ, तो अब अच्छे से समझते हैं अपन। तो देखो आरबीसी जो होती है उसका डिग्रेडेशन, पहले आरबीसी डेड आरबीसी जो होगी वो सारी स्प्लीन में इकट्ठी कर ली जाएगी। यही वजह है कि स्प्लीन को ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का। उसके बाद उसका डिग्रेडेशन स्प्लीन और लीवर में होता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वही मेन काम की चीज है, तो उसको हिम और ग्लोबिन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब जो प्रोटीन पोर्शन है उसको अपनी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है एमिनो एसिड बनाने में या और कोई चीज बनाने में, वो तो काम की चीज है। अब पीछे जो बचा हिम, इस हिम में से जो आयरन होता है उसको निकाल के लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। और बाकी का जो वेस्ट है जो हिम से बना है वो एक बाइल पिगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइल पिगमेंट। और ये कहां बनता है, लीवर में। अब लीवर क्या करता है, जब बाइल जूस बनाता है जो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में भेजना है, उसी के साथ इन बाइल पिगमेंट को भी भेज देता है ताकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक पे चले जाए और फिर एनएस के थ्रू जब वेस्ट बाहर निकालेंगे तो उसके साथ बाहर निकल जाएगा। तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो होते हैं वो कहां से आते हैं, आरबीसी डिग्रेडेशन से आते हैं। और कहां बनते हैं, लीवर में बन जाते हैं। और फिर लीवर इसको कैसे बॉडी के बाहर निकालता है, इसे बाइल जूस के साथ कहां भेज देता है, इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन में फूड आगे बढ़ता बढ़ता जब फाइनली रेक्टम में पहुंचता है, रेक्टम से अपन एनएस के थ्रू बाहर निकालते तो उसके साथ ये भी निकल जाता है। ये अपना था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब ऐसी ब्लड सेल्स जो व्हाइट है, कलरलेस है बेसिकली। दे आर नॉन एज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, एज दे आर कलरलेस। और कलरलेस क्यों है, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है इनमें, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस होती है, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। देखो पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में मैंने बताया था आरबीसी होती है 5 to 5.5 मिलियन, जबकि यहाँ पे 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। मतलब आरबीसी के कंपेयर में डब्ल्यूबीसी बहुत कम होती है। अगर मैं एक डब्ल्यूबीसी के रेस्पेक्ट में आरबीसी काउंट करूं तो 600 आती है। मतलब 600:1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो होता है। अभी मैं आगे नोट करवा दूंगा इसको, ठीक है। तो ये अपने कौन थी, ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट जो होती है वो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है। अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स इसमें से पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन होती है तो डब्ल्यूबीसी होती है। और लीस्ट एविडेंट, सबसे कम नंबर में भी यही होती है। शॉर्ट लिव्ड होती है, 4 to 5 डेज रहती है, ठीक है। ये अपनी बॉडी का क्या बनाती है, इम्यून सिस्टम, फाइटिंग सिस्टम, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है इसको और फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। सारी डब्ल्यूबीसी एक जैसी नहीं होती। तो अपनी बॉडी में टोटल 5 तरह की डब्ल्यूबीसी होती है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब इसको क्लासिफाई करने से पहले अपन इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और वो डिवाइड करते हैं कि जैसे आप ये पांचों डायग्राम देख पा रहे हैं, इन तीन के साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स, दाने दिख रहे हैं और इन दो के नहीं दिख रहे। तो पहले अपन क्या करते हैं कि डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्या उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है या नहीं है। अगर है तो उन्हें ग्रेन्युलोसाइट कहेंगे, और अगर नहीं है तो उसे ए ग्रेन्युलोसाइट कहेंगे, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ग्रेन्युलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है उनके न्यूक्लियस में एक से ज्यादा लोब होते हैं। जैसे इसमें आप 2 देख पा रहे हैं, इसमें आप 3 देख पा रहे हैं, इसमें 3 से 5 तक हो सकते हैं, जैसे मैंने 4 बनाए। लेकिन यहां पर ऐसे कोई लोब नहीं है, इसमें भी एक ही है न्यूक्लियस, एक सिंगल लोब वाला ही है। तो ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट में दो मेजर डिफरेंस हो गए। पहला कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ये जो होता है वो मल्टी लोब्यूल्स न्यूक्लियस होते हैं, इनमें नो लोब्यूल्स होते हैं। तो मोनो न्यूक्लियर न्यूक्लियस होता है, इनमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट जो होता है जब उसे स्टेन करते हैं, तो स्टेन करने के लिए अपन एसिडिक डाई से स्टेन हो रहा है, बेसिक डाई से स्टेन हो रहा है, या दोनों से स्टेन हो रहा है, इसके बेसिस पे ग्रेन्युलोसाइट 3 तरह की होती है। अब जो एसिडिक डाई जो होती है वो बेसिकली रेड कलर की होती है, इओसिन। और बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं जो कि ब्लू कलर की होती है। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी कौन सी, ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, जिसे अपन एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं, और उसमें देखो रेड रेड कलर बनाया मैंने, तो वो कहलाएगी। क्योंकि एसिडिक डाई से स्टेन हो रही है उसे एसिडोफिल कहते हैं, क्योंकि इओसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिक डाई से स्टेन हो रही है इसलिए इसे बेसोफिल्स, ये दोनों से हो रही है इसलिए न्यूट्रोफिल्स।
इसमें देखो रेड कलर है क्योंकि ये एसिडोफिल्स है, इसमें ब्लू कलर है क्योंकि बेसोफिल्स है, इसमें दोनों है क्योंकि ये दोनों से हो रही है तो ये न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, एसिडोफिल या इओसिनोफिल्स एक ही होती है। ये इओसिन रेड कलर से क्या होती है, स्टेन होती है। बेसोफिल्स मिथाइलिन ब्लू से स्टेन होती है और न्यूट्रोफिल्स जो होती है बोथ टाइप ऑफ डाई से स्टेन होती है। फिर ए ग्रेन्युलोसाइट भी दो तरह की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट फिर दो तरह की होती है, बी और टी लिम्फोसाइट। एक जो हाईलाइट पॉइंट है आपको याद रखना है कि मोनोसाइट जो है उसके अंदर किडनी शेप्ड जो होता है न्यूक्लियस होता है। देखो कैसे शेप का है न्यूक्लियस, किडनी शेप का। और लिम्फोसाइट में सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की साइज देखो कितनी बड़ी है, पूरी मतलब सेल के अंदर कंपेरेटिवली, मतलब सेल के हिसाब से न्यूक्लियस देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा बना है। ठीक है, तो ये अपना एक डब्ल्यूबीसी का ओवरव्यू था। अब अपन एक एक करके सारी डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एक एक करके सारी डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली अपन जो डब्ल्यूबीसी है वो लेते हैं, जो कि कौन सी है, इओसिनोफिल्स, या इसे अपन क्या कह सकते हैं, एसिडोफिल्स। ठीक है, तो ये वो ग्रेन्युलोसाइट है जो एसिडिक डाई इओसिन से स्टेन होती है। बाइलोब्ड इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और ये 2 to 3% होती है, मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती। और ये क्या काम करती है, ध्यान से सुनना, रेजिस्ट इन्फेक्शन, मतलब किसी भी तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में ये काम करती है, इसलिए इसे एंटी पैरासाइटिक कह सकते हैं। और एलर्जिक रिएक्शन को रोकने का काम भी करती है, तो एंटी एलर्जिक होती है। ठीक है, एलर्जी प्रोड्यूस नहीं करवाती, एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है, एंटी एलर्जिक होती है। एलर्जी अक्सर एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं हिस्टामिन, उसके जरूरत से ज्यादा बनने की वजह से होता है। यही वजह है कि इन्हें एंटी हिस्टामिन सब्सटेंस रिलीज करती। तो ये अपनी कौन सी थी, इओसिनोफिल्स। दूसरी जो ग्रेन्युलोसाइट जो होती है, जो कि स्टेन होती थी बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू से, उसे अपन बेसोफिल्स कहते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड लोब्ड होता है और ये सबसे कम अमाउंट में होती है, 0.5 to 1% होती है ये। ठीक है, और ये क्या सिक्रेट करती है, ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन सिक्रेट करती है। आप चाहो तो इसके फंक्शन देख सकते हो। हिस्टामिन जो होता है वेसोडाइलेटर होता है, ब्लड वेसल्स को थोड़ा डायलेट करता है, मतलब फैला देता है। सेरोटोनिन उल्टा काम करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। हिपेरिन जो होता है एंटी कोगुलेंट होता है, इसे आप अच्छे से याद रखें। अगर आपको कोई पूछे कि अपना ब्लड अपने अंदर क्यों नहीं क्लॉट बनता, तो वो किसकी वजह से नहीं बनता, हिपेरिन की वजह से। और ये तीनों सब्सटेंस कौन सिक्रेट करता है, बेसोफिल सिक्रेट करता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेसोफिल्स क्या करती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, मतलब अपनी बॉडी में कुछ सर्टेन जगह पर इन्फ्लामेशन, जैसे स्वेलिंग हो जाना, इचिंग होना, वहां पर जलन सा फील होना, ठीक है, उसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। और ये बेसोफिल्स करवाती है ताकि बॉडी के इम्यून सिस्टम का उस पर्टिकुलर चीज पर ध्यान जाए। अगर ये बेसोफिल्स जो होती है वो ये काम करा रही है तो ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अगर किसी अबनॉर्मलिटी के केस में जरूरत से ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होने लगे तो फिर अपन को एलर्जी होती है और उसे काउंटर कौन करती है, एसिडोफिल्स करती है। एक ये तीनों को सिक्रेशन करने का काम मास्ट सेल भी करती है जो कनेक्टिव टिश्यू में होती है। ठीक है, तो बेसोफिल्स जो होती है वो सेम फंक्शन प्रोड्यूस करती है जैसे कि मास्ट सेल करती है, जो कि कहां पर होती है, कनेक्टिव टिश्यू में होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स भी एक ग्रेन्युलोसाइट है जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से स्टेन हो जाती है। इसमें 3 to 5 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और इसका जो न्यूक्लियस का जो शेप है वो चेंज होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। बेसिकली किसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रोफिल्स के लिए। मोस्ट एब्यूडेंट अगर आपको पूछे डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है तो वो न्यूट्रोफिल्स होती है। 60 to 65% डब्ल्यूबीसी का जो होती है पोर्शन ये बनाती है। फेगोसाइटिक होती है नेचर में, मतलब ये क्या करती है कि पैथोजन या उसके हिस्से को कंज्यूम कर जाएगी, मतलब अपने अंदर इनगल्फ करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। तो फेगोसाइटिक नेचर की होती है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। एक मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। डब्ल्यूबीसी जो होती है, सपोज करो ये कैपिलरी की वॉल है और इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स फ्लो कर रही है और जो ये डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर एक एबिलिटी होती है
कि वो कैपिलरी के बीच के जो पोर है देखो उससे ये बाहर निकल रही है और उससे ऐसे पिचक कर बाहर निकल कर फिर यहाँ पर बाहर आ जाएगी। तो ये कैपिलरी की वॉल के अंदर से बाहर निकलने का प्रोसेस जो होता है अमीबॉइड मूवमेंट से होता है और इस प्रोसेस को डाईपेडेसिस कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के पास ऐसी एबिलिटी होती है। कुछ बुक में इसे ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन भी कहते हैं। जैसे कि इस वाले डायग्राम में ये देखो न्यूट्रोफिल्स जो है डाईपेडेसिस शो करती है। जनरली ये सबसे ज़्यादा डाईपेडेसिस शो करती है, ठीक है। तो ये भी आप एक टर्म को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे लेते हैं मोनोसाइट। देखो मोनोसाइट बेसिकली एक ए ग्रेन्युलोसाइट है और इसमें किडनी शेप्ड का न्यूक्लियस होता है। ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 6 to 8% बनाती है और ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। और ये भी कैसे नेचर की होती है, फैगोसाइटिक। तो अगर आपको पूछे फैगोसाइटिक नेचर किस किस का होता है तो एक तो होता है न्यूट्रोफिल्स का और एक किसका होता है, मोनोसाइट का। ये दो फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। ये मोनोसाइट जो होती है बैक्टीरिया इनगल्फ तो करती है और बहुत रैपिड पेस से करती है, साथ में ये डेड और डैमेज सेल को भी इनगल्फ करके उसे भी साफ करती है। यही वजह इन्हें स्क्वेंजर्स भी कहते हैं। अगर आपको पूछे कौन सी डब्ल्यूबीसी को स्क्वेंजर्स कहते हैं तो मोनोसाइट को। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। ये मोनोसाइट जब टिश्यू में माइग्रेट करती है तो इसकी साइज और बड़ी हो जाती है और तब इन्हें मैक्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रोफेज। एक चीज और अच्छे से सुनना, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दो ही ऐसी डब्ल्यूबीसी है जो क्या होती है, फैगोसाइटिक नेचर की होती है। न्यूट्रोफिल्स कंपैरेटिवली छोटी होती है, इसे माइक्रोफेज भी कहते हैं। और मोनोसाइट वैसे भी बड़ी होती है और टिश्यू में जाने के बाद और बड़ी हो जाती है, इसे मैक्रोफेज कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स को माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी और मोनोसाइट को मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी भी कहते हैं। और ये दोनों अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। मतलब सबसे पहले जो पैथोजन आएगा उसकी तरफ अटैक ये दोनों ही करती है और इसमें भी कौन करती है, न्यूट्रोफिल्स करती है, याद रखना। जब ये टिश्यू में जाती है तो साइज इंक्रीज हो जाती है और इन्हें मैक्रोफेज कहते हैं। और उन मैक्रोफेज के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। जैसे लीवर में जो कुफर सेल्स पढ़ाई जाती है वो बेसिकली एक तरह की मैक्रोफेज है। लंग्स के अंदर जो डस्ट सेल पढ़ाई जाती है वो भी एक तरह की क्या है, मैक्रोफेज ही है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं लिम्फोसाइट पे। ये भी एक ए ग्रेन्युलोसाइट है। इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है और ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 to 25% बनाती है। ये जो है बॉन मैरो में बनती है, जैसे कि बाकी की डब्ल्यूबीसी भी बनती है, लेकिन मैच्योरेशन जरूरी नहीं है वहां पर हो। तो अगर बॉन मैरो में बनकर बॉन मैरो में ही मैच्योर होती है तब तो इसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट। और बॉन मैरो में बनकर ये थाइमस में जाकर मैच्योर होती है तो उसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट मेजरली दो तरह की होती है, बी और टी लिम्फोसाइट। और ये दोनों मिलकर क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स तैयार कराती है, एंटीबॉडी वगैरह बनाना, उन फॉर्मेशन में हेल्प करना। तो ये अपना कौन करती है, बी और टी लिम्फोसाइट करती है। तो लिम्फोसाइट अपना इम्यून रिस्पॉन्स डिसाइड करती है, ठीक है। अब कैसे करती है ये आप जब 12th में जाएंगे तो एक चैप्टर आएगा इम्यूनिटी का, उसमें और अच्छे से समझेंगे। तो ये अपने किसके बारे में था, लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक साथ लिस्ट बना लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से तो डब्ल्यूबीसी। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है तो मोनोसाइट। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, लिम्फोसाइट। मोस्ट एविडेंट ब्लड सेल कौन सी है, आरबीसी। लीस्ट एविडेंट ब्लड सेल कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1। मोस्ट एविडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स। लीस्ट एविडेंट कौन सी होती है, सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल्स। लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है, एल्बुमिन। मोस्ट एविडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है, एल्बुमिन। लीस्ट एविडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन। मोस्ट एविडेंट कैटायन इन प्लाज्मा कौन सा होता है, Na+। फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, जो डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटिक नेचर की होती है, कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स। और कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है, ठीक है। अगर एक और मैं यहां चूक गया आप लिख लेना, वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सब हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक जगह नोट करके अच्छे से इन सारों को क्या करना है, लर्न करना है। अब अपन देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। लास्ट ब्लड जो है अपने सेल के बारे में देखते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं क्योंकि ये क्लॉट बनाती है, ठीक है। अब देखो अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय मेगा कैरियोसाइट्स
जो होती है वो क्या बनाती है, प्लेटलेट्स बनाती है। मतलब मेगा कैरियोसाइट के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। अब ये क्या है, इसे अभी अपन समझते हैं। नॉर्मली इसकी अमाउंट कितनी होती है, 1.5 टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। मतलब आरबीसी से कम होती है लेकिन डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होती है। ये क्या करती है, सर्टेन सब्सटेंस रिलीज करती है जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। अब एग्जैक्टली ये ब्लड क्लॉट कैसे बनाती है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अभी ये मेगा कैरियोसाइट वर्ड को समझते हैं। देखो जो बॉन होती है, मैंने पहले भी बताया, एडल्ट के केस में इसके टिप पे, लॉन्ग बॉन के टिप पे जो बॉन मैरो होता है, जिसे रेड बॉन मैरो भी कहते हैं, उनके अंदर जो होती है ऐसी सेल्स होती है जो क्या करती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाती है। तो जो आरबीसी बनाने वाली जो सेल बनेगी उसे इरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे, डब्ल्यूबीसी बनाने वाली को ल्यूकोब्लास्ट, और जो प्लेटलेट्स बनाने वाली सेल जो है वो पहले मेगा कैरियोसाइट बनती है। इरिथ्रोब्लास्ट जो है बाद में मैच्योर होकर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है, ल्यूकोब्लास्ट डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो जाता है। मेगा कैरियोसाइट में क्या होता है, टुकड़े होते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। उन टुकड़ों को अपन क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स। एक मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके नंबर इंक्रीज और डिक्रीज के लिए टर्म्स होती है। तो अगर नंबर इंक्रीज होते हैं तो साइटोसिस, और अगर नंबर कम होते हैं तो पीनिया। ठीक है, इरिथ्रोसाइटोसिस मतलब आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, आगे लिखवाया था मैंने। ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी के नंबर इंक्रीज होना, थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट्स के नंबर इंक्रीज होना। अब नंबर डिक्रीज होना, इरिथ्रोपीनिया मतलब आरबीसी के नंबर कम हो रहे हैं, ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी के नंबर कम हो रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स के नंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना था ब्लड के कंपोनेंट। अब एक ब्लड के फंक्शन भी देख लेते हैं। तो देखो, एक तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लाज्मा से एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, हॉर्मोन्स का, अपने न्यूट्रिएंट्स का, और कुछ अमाउंट में जो गैस होती है, जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा आरबीसी भी गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट भी कौन करती है, ब्लड करती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज कैसे, क्योंकि उसके अंदर डब्ल्यूबीसी होती है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, देखो अपने अंदर कोई बीमारी वगैरह होती है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट ब्लड पे पड़ेगा। डब्ल्यूबीसी के काउंट कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस ब्लड में आ सकता है, तो अपन ब्लड चेकअप करवाते हैं डिजीज का पता करने के लिए, तो वो भी ब्लड का फंक्शन हो गया। वाटर बैलेंस भी कौन करता है, ब्लड करता है। और ब्लड का क्लॉट बनाने का काम भी ब्लड खुद करता है। तो ये ब्लड के क्या है, फंक्शन। इसी के साथ अपने आज का वीडियो अपन कंप्लीट करते हैं, जिसमें अपन ने ब्लड के बारे में देखा था। अब ब्लड से रिलेटेड दो और टॉपिक है, एक है ब्लड का ग्रुपिंग और एक है कि ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है, और एक लिम्फ को भी अपन को समझना है। उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सब लोग इसको अच्छे से नोट करके अच्छे से इसको नोट कीजिए, याद कीजिए, लर्न कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।